हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम राजनीति। और आज राजनीति में सबसे पहले बात होगी राजधानी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी की मांग, सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें वितरित करने की रिपोर्ट मांगी गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग भी की गई है। मुफ्त में चीजें वितरित करने का वादा करने वालों का पंजीकरण रद्द हो, इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें बांटने पर आपत्ति यहां पर जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग भी की गई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर यह बड़ी मांग की है। यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी कर यह बड़ी मांग की गई है। सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें बांटने पर रिपोर्ट अब मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की भी मांग की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुफ्त में चीजें वितरित करने का वादा करने वालों के पंजीकरण रद्द करने की बात भी यहां पर कही गई है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं और यह मांग की है कि जो मुफ्त में चीजें बांटने की बात कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है उसे रद्द किया जाए। सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें वितरित करने पर अब यह मांग की गई है। और अब राजनीति में बात होगी तीसरे चरण के नामांकन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों पर 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और 4 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को संपन्न होगा। नामांकन के समय जुलूस की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ऑनलाइन आवेदन की बात और नामांकन के समय प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। और तीसरे चरण में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में मतदाता हिस्सा लेंगे और 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक अब पर्चा दाखिल कर सकेंगे। और तीसरे चरण का नामांकन 16 जिलों में नामांकन होगा। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में नामांकन होगा। यानी तीसरे चरण में कुल 16 जिलों में नामांकन। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में भी नामांकन होगा। और हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये 16 जिले हैं कुल जिनमें नामांकन होगा। तीसरे चरण के नामांकन की बात हम कर रहे हैं। और कन्नौज विधानसभा 2022 चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जनपद मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए 3 कक्षों में नामांकन प्रक्रिया कराने का इंतजाम किया गया है और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जिले के समस्त आला अधिकारी भी भ्रमण पर हैं। तो कन्नौज से बड़ी खबर, जहां आप तस्वीरें देखिए, नामांकन प्रक्रिया की पूरी तैयारी हो चुकी है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया की जो तैयारी है वो यहां पर पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। और यहां पर नामांकन की बात की जाए तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जुलूस की यहां पर कोई भी अनुमति नहीं दी गई है।
और इटावा जनपद में नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए बैरिकेडिंग पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, आने जाने वाले राहगीरों को बिना मास्क के यहां पर प्रवेश जो है वो पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है और जिलाधिकारी और एसएसपी व अन्य अधिकारियों ने इसका जायजा लिया है, वो भी देखिए। इस समय हम खड़े हुए हैं इटावा के जिलाधिकारी आवास के सामने, जहां पर नंबर 1 की जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वो इटावा आप साफ तौर पर देख रहे हैं। जिस तरीके से आने जाने वाले राहगीरों को रोका जा रहा है और उनको चेक किया जा रहा है, जिसके चलते आज से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसी को देखते हुए बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति को पुलिसकर्मी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और न ही कोई अराजक तत्व जैसे इंसान को अंदर की ओर घुसने दिया जा रहा है, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का सख्त आदेश है। कोई भी अराजक तत्व नामांकन कक्ष के आसपास न पहुंच पाए, जिसके चलते इटावा के एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं बैरिकेडों में और कई जगहों के रूट डाइवर्जन किए गए हैं, जिसके चलते नामांकन की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत न आने पाए। इटावा मास्क के प्रवेश जो है वो पूरी तरह से उस पर यहां पर रोक लगाई गई है और नामांकन प्रक्रिया से पहले आपको बता दें कि यहां पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो हो चुके हैं। और इटावा से फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जहां पर बिना मास्क के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। तो तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसी खबर पर आपको बता दें कि अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में कई लोग जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने की बात कही जा रही है और साथ ही हम बता दें कि राम दीक्षित हमारे साथ में है, संवाददाता हैं, कानपुर देहात से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही अभय कटियार कन्नौज से हमारे साथ में है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक तरफ, और प्रमोद हमारे साथ में है इटावा से। तो प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आते हैं। इटावा में बात की जाए, तीसरे चरण के नामांकन की शुरुआत हो रही है, अब तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कोई भी जो प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं? प्रमोद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी प्रमोद, आज से तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत, तो क्या अब तक कोई प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं स्थल पर? ये आपको जानकारी दे रहा हूं, जिस तरीके से तीसरे नामांकन को लेकर के आज से जो नामांकन की प्रक्रिया इटावा में शुरू कर दी गई है, उसको देखते हुए अभी तक करीब 12 बजने से ऊपर का समय हो चुका है। अभी तक कोई भी प्रत्याशी का अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए इटावा के कलेक्ट्रेट में नहीं पहुंचा है। पर रही बात जो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के है, तो उसको इटावा का जो प्रशासन है पूरी तरीके से उसने इंतजाम कर रखे हैं। कोई भी किसी भी प्रत्याशी किसी भी दल का हो, वो यहाँ आएगा तो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करेगा। जिस तरीके चलते बैरिकेडिंग रखी है उसके चलते कई बार ऐसा होने को देखना आया है, जो जुलूस 200 मीटर के अंदर आता था, अब की बार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनका सख्त आदेश है कि 200 मीटर के दायरे में उनको रोका जाएगा। बिल्कुल, तैयारी पूरी हो चुकी। कुलदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं झांसी से। कुलदीप, झांसी में भी अगर बात करें तो तीसरे चरण में ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो झांसी से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? झांसी में व्यवस्था यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि झांसी में 4 विधानसभा बरोठा को गेट नंबर 2 से नामांकन होगा और गेट नंबर 1 से झांसी सदर सीट और बगीरा सीट पर नामांकन किया जाएगा। तो चौड़ाई की तस्वीर है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और ये पूरी यहाँ से उन्होंने पूरे गेट से पूरा बैरिकेड कर रखा है, जिससे कि यहाँ पर सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन लोग नामांकन करना है। बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। राम दीक्षित हमारे साथ में कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। राम, अगर कानपुर की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कैसे अपडेट हैं और सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना नियमों के पालन करने को लेकर प्रशासन की ओर से कैसी तैयारियां? राम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे, कानपुर देहात में तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर कामाती कलेक्ट्रेट में ही चारों विधानसभा के जो भी नामांकन प्रक्रिया है उनके लिए कक्ष बनाए गए हैं। सभी के जो भी विभिन्न तहसीलों के जो भी एसडीएम है उनको उसी कक्ष में बैठाया गया है और हर एक कक्ष में लिखित टांग दिया गया है कि इस विधानसभा का नामांकन इस कक्ष में होगा। और लगातार जो भी विधानसभा के प्रत्याशी है, आज जहां ज्यादातर पर्चों की खरीदारी होगी, पर्चे खरीदे जाएंगे और पर्चे खरीदकर नामांकन की प्रक्रिया की है। जिसको भी नामांकन आज करना है वो अपना पर्चा दाखिल करेगा। लेकिन जहां तक ज्यादातर की बात की जाए तो आज पर्चे
लिए ही जाएंगे यहाँ पर और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरीके से यहाँ पे कमर कस ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे अहम इंतजाम किए गए हैं। पूरे मारुति कलेक्ट्रेट में जगह जगह पर बैरिकेटिंग कर रखी गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है चकाचौंध है चारों तरफ से। और यहाँ पर जो भी चुनाव आयोग के नियम है, 2 लोग एक प्रत्याशी के साथ 1 लोग जाना ही असंभव समझा गया है। लेकिन प्रत्याशियों के लिए 2 गाड़ियों से 10 लोग आएंगे। इसके बाद बैरिकेटिंग कर दी गई है, वहां से उनको रोक दिया जाता है। इसके बाद 2 ही लोग अंदर जाएंगे और पर्चे की खरीदारी कर नामांकन दाखिल करेंगे। यानी सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहा है। अभय कटियार हमारे साथ में कन्नौज से लगातार बने हुए हैं। अगर अभय वहां की बात करें तो हम लगातार देखते हैं जब भी नामांकन होता है तो नामांकन के बाद में प्रत्याशी जो है वो जुलूस के तौर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, जो समर्थक होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना के अलग नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है, तो क्या उसको लेकर कन्नौज में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्याशी और 2 अन्य को ही अंदर आना तय हुआ है और जो भी भीड़ आएगी उसको 200 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे क्षेत्रीय पुलिस लगाई गई है और बीएसएफ के जवान भी आ चुके हैं। बैरिकेटिंग की पूरी तैयारी है और यहाँ पर आपको बता दें आज सिर्फ और सिर्फ नामांकन पत्र ही बिक्री होंगे और अभी तक कुछ भी कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक या कोई भी अन्य लोग अभी तक यहाँ पर नामांकन पत्र खरीदने नहीं आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तीसरे चरण के लिए आज से अधिसूचना जारी हो रही है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से। आपको बता दें कि तीसरे चरण में कुल 16 जिलों में नामांकन होने हैं और 16 जिलों की 59 सीटों के लिए अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिलेगी और साथ ही साथ प्रशासन के लिए यहां पर एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस बार न सिर्फ चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा बल्कि क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं उसके चलते चुनाव आयोग की ओर से सख्त नियम बनाए गए हैं, उनका भी पालन यहां पर करना जरूरी कर दिया गया है। जुलूस जो है वो प्रत्याशी नामांकन के बाद नहीं निकाल पाएंगे, जो कि आम चुनावों में हम देखते थे नामांकन के बाद में एक लंबा जुलूस निकलता था, लेकिन इस बार उस पर कोई तरह से रोक है। मास्क लगाकर सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही नामांकन कक्ष के अंदर जाना होगा। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत 16 जिलों की 59 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। और अब बढ़ेंगे राजनीति में आगे और आपको अगली खबर बता देते हैं, जहां अपना दल की प्रमुख कृष्णा पटेल सिराथू से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कृष्णा पटेल गठबंधन सीट सिराथू से प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य सिराथू पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर महिलाओं ने अपने घरों के दरवाजे तक उनके लिए बंद कर दिए थे। तो अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिलाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए अब अपना दल की प्रमुख कृष्णा पटेल को सिराथू से मैदान में उतारा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब कृष्णा पटेल के सिराथू से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का जो था वहां पर महिलाओं ने उनको नहीं वहां पर उनके लिए दरवाजे तक बंद कर दिए थे और अब उन्हीं महिलाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए अपना दल की ओर से कृष्णा पटेल जो कि हैं उन्हें यहां पर मैदान में उतारा जा सकता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये बड़ी जानकारी और काफी बड़ी बात भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगातार सिराथू के लिए सामने आता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में सिराथू से आ सकती हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी गठबंधन से कृष्णा पटेल को ऐसी सूचना है कि सिराथू से स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं और सिराथू के ही रहने वाले हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि कृष्णा पटेल की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ये गठबंधन की तरफ से सूत्रों द्वारा दावा किया जा रहा है कि कृष्णा पटेल अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद अपने विधानसभा दौरे पर थे, जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं पहली बार गए थे अपने सिराथू विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया था। उसी को देखते हुए
अखिलेश यादव एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह, जिस तरह से अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसी तरह अब जाति को देखकर, जातिवादी गठजोड़ को देखकर, मतदाताओं का वोट परसेंटेज देखकर एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी कर रहे हैं। उसी में कृष्णा पटेल को, वो जो सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की, उनको जो है सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना प्रत्याशी बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि न समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से आया है और ना ही कृष्णा पटेल की तरफ से आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कृष्णा पटेल हो सकती हैं सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रत्याशी। बिल्कुल दिनेश जी, हम लगातार देख रहे थे, अब से कुछ दिनों पहले मुझे याद है कृष्णा पटेल की ओर से बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए थे, उन्होंने काफी बड़ी बातें कह दी थी। तो क्या लगता है कि क्या अगर कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में केशव प्रसाद मौर्य के सामने इस बार रहती हैं तो क्या कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो और ज्यादा कड़ी हो सकती है, क्योंकि गृह जनपद है केशव प्रसाद मौर्य का, तो वहां से अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी बड़ी बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, दोनों पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर कृष्णा पटेल हो। कृष्णा पटेल को ज़्यादा फायदा इसलिए मिल सकता है कि महिला होने के नाते उन्होंने अपना दल के मुखिया रहे सोनेलाल पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पार्टी के दो धड़े हो गए। एक अपना दल कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी अनुप्रिया जो एनडीए भाजपा गठबंधन की सहयोगी है, तो दूसरा दल कृष्णा पटेल जो खुद उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में है। तो अनुप्रिया समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से कृष्णा पटेल अगर वहां से सिराथू विधानसभा से उम्मीदवार घोषित होती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी टक्कर की बात होगी। हालांकि जातीय आंकड़े को देखते हुए अखिलेश यादव बड़े मजे हुए खिलाड़ी की तरह अभी तक की सूची जारी की है प्रत्याशियों की। बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने अभी कल ही जो 159 सीटों की घोषणा की है, उसमें ये दावा किया जा रहा था कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, कैबिनेट मंत्री पद छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए स्वामी प्रसाद मौर्य को के बेटे को ऊंचाहार से टिकट दे सकते हैं, जहां से सिटिंग विधायक मनोज पांडे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने पूरे एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह मनोज पांडे को ही टिकट दिया, चूंकि वो सिटिंग विधायक है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को इग्नोर किया, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। उसी तर्ज पे अखिलेश यादव एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह अब अपने प्रत्याशियों को चुन चुनकर प्रत्याशी बना रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कृष्णा पटेल को उतारकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन और अखिलेश यादव। अगर कृष्णा पटेल सिराथू विधानसभा से उम्मीदवार होती है तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी टक्कर होगी। जी बिल्कुल, यानी बड़ी टक्कर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट के न्यूज को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सिराथू से कृष्णा पटेल को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिराथू से चुनाव लड़ सकती हैं, इसकी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान यहां पर सामने नहीं आया है। और राजनीति में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां भाजपा में शामिल होंगे कई बड़े नेता। अरे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुछ ही देर में होगा बीजेपी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। कार्यक्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, कार्यक्रम में जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और ये बड़ी जानकारी, स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बीजेपी की ले सकते हैं सदस्यता। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरपीएन सिंह और सदस्यता यहां पर ले सकते हैं। तीसरे चरण का नामांकन, उसको लेकर ये बड़ी बैठक। और कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरपीएन सिंह, वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के अंतिम 3 चरण पर बीजेपी की बैठक। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भाजपा में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको सीधा हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज के ही दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपए ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपए 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपए ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं। और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है, इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए बिजली की वर्तमान प्रति यूनिट कॉस्ट को भी मैं 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे की करने की घोषणा करता हूं। ये भी हमारे किसानों की ओर से बहुत बार आग्रह आ रहा था, जिनके ट्यूबवेल लगे हैं और उस तरह से वो सारी चीजों को लेकर के हमेशा हमसे मांग करते थे। और किसानों का बहुत बड़ा योगदान आज के दौर में जो है हिमाचल प्रदेश के और देश के विकास में है। उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जो चीजें मुझे आज घोषणा के रूप में आपके समक्ष रखनी थी, वो मैंने रखी हैं। और बहुत जल्दी आने वाले समय में हमारा बजट सत्र भी आ रहा है। बजट सत्र में हमारी कोशिश होगी हिमाचल विकास की राह पर जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, हम विकास के नए आयाम छुएं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वक्त सहयोग मिला है और समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है।
और अब बढ़ते खबरों की ओर। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की ओर से आज हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस सीईसी की बैठक करेगा। तो सीईसी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगी बैठक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर बड़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीईसी की बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस सीईसी की बैठक यहां पर बुलाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और राजनीति में आज बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।